सबसे बड़ी बात केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो किसानों के लिए कर रहा है, सब्सिडाइज रेट के ऊपर जो उत्पादन है सीमन का, टीके हैं वीर्य के उपलब्ध करा रहे हैं। M29 सांड बहुत पॉपुलर जिसकी सीमन की, जिसके वीर्य की मांग पूरे हरियाणा के किसान ही नहीं बल्कि पंजाब और पड़ोसी प्रदेशों के किसान भी M29 के सीमन की मांग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल और मैं हूं चंदन स्वप्निल। आज हम आए हैं हिसार के भैंस अनुसंधान केंद्र में। यहां पर हम बातचीत करेंगे यहां के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सज्जन सिंह जी से। उनसे जानेंगे भैंसों का रख रखाव और भैंस के क्षेत्र में कौन सी तकनीक नई ला रहे हैं, इस बारे में बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर सिंह। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका वेलकम। आप हमें बताएंगे ये जो आपका भैंस अनुसंधान केंद्र है, ये आजकल किस दिशा में काम कर रहा है, कौन सी नई तकनीक ला रहा है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान अपने किस्म का पूरी दुनिया के अंदर एक संस्थान है जहां भैंसों के ऊपर शोध किया जाता है। भैंसों के खान पान पे, भैंसों के रख रखाव पे, भैंसों के अंदर जो नई तकनीक हैं उनके ऊपर खोज हम यहाँ करते हैं। चाहे वो कृत्रिम गर्भाधान के ऊपर हो, चाहे वो वीर्य का हिमकरण के ऊपर हो, चाहे वो क्लोनिंग के ऊपर हो। हमारी संस्थान ने पिछले दिनों ही एक बहुत बड़ा शोध किया है जिसमें हमारे प्रदेश के अंदर, हरियाणा में विशेष रूप से M29 सांड बहुत पॉपुलर जिसकी सीमन की, जिसके वीर्य की मांग पूरे हरियाणा के किसान ही नहीं बल्कि पंजाब और पड़ोसी प्रदेशों के किसान भी M29 के सीमन की मांग करते हैं। M29 सांड की क्या खासियत है? M29 जो है उसकी जो बच्चे पैदा होते हैं जिसके वीर्य से उनकी एक तो दूध उत्पादन क्षमता दूसरे पशुओं के बनिस्पत ज़्यादा है और एक M29 से जो प्रोजनी, जो संतति पैदा होती हैं वो ट्रू टू मुर्रा ब्रीड, टिपिकल मुर्रा ब्रीड के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो उसके अंदर दिखाई देते हैं। तो किसान इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जब किसान किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो उसकी मांग अपने आप बढ़ जाती है। तो उस M29, क्योंकि उसकी उम्र अभी 10 साल से ऊपर हो चुकी है और वो सरकारी संस्थाओं के साथ अभी नहीं है, क्योंकि एक नीति है सरकार की जिसमें 10 साल से अगर ज़्यादा उम्र सांड की हो जाए, झोटे की हो जाए तो उसके वीर्य का हिमकरण और संकलन नहीं करते हैं। तो अब उस सांड की उम्र 10 साल से ऊपर हो गई है, लेकिन M29 हमें चाहिए था। इसलिए हमारी संस्थान ने, क्योंकि डिमांड बहुत है, किसानों की मांग बहुत है, इसलिए हमारी संस्थान ने क्लोनिंग विधि से M29 के 9 जो है 8 कटड़े M29 के तैयार कर दिए हैं जो आज के दिन सीमन डोनेट कर रहे हैं, सीमन दे रहे हैं। तो इससे इस कटड़े की उम्र क्या होगी? जो 8 कटड़े आपने पैदा किए हैं क्लोनिंग से, इनकी उम्र क्या होगी? अब जो कटड़े हैं वो 2.5 साल, 2 साल से लेके 2.5-3 साल के बीच की उम्र के हैं और इन्होंने सीमन डोनेट करना शुरू कर दिया है। और DBT जो डिपार्टमेंट है और बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उससे भी हमें जो है एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें हम जो ये क्लोन जोटे हमने तैयार किए हैं, इन क्लोन जोटों का वीर्य हम जो एस्पिरेशनल एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे हरियाणा का, नूह के अंदर, उस नूह के अंदर इसके जो टीके तैयार होंगे वीर्य के, उन टीकों का उपयोग उस पिछड़े इलाके में, ताकि वहाँ नस्ल सुधार हो सके, उसमें हम इसका उपयोग करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये भैंस अनुसंधान केंद्र है, क्या आप हमारे पशुपालक भाइयों को बताएंगे कि भैंस और गाय में से किसको ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, किसके दूध से हमें ज़्यादा फायदा है, इस जरा अंतर को समझें। देखो, अगर दूध का मुकाबला करें भैंस और गाय का, तो निश्चित रूप से भैंस के दूध की लोगों के अंदर चाहत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस भैंस के दूध को करते हैं। इसकी वजह क्यों? क्या है? वजह
कि बहुत सारे कंटेंट आप देखोगे तो कोलेस्ट्रॉल जो है जी वो गाय के दूध से बफलो के दूध में कंपैरेटिवली बहुत कम है। एक धारणा थी पहले कि भैंस के दूध के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे बीमारियां ज़्यादा लगती हैं, लेकिन ये इसका उल्टा है, विपरीत है। कैल्शियम फास्फोरस के जो कंटेंट हैं दूध के अंदर से हमें मिलते हैं वो भैंस के दूध में ज़्यादा है, गाय के दूध से। अगर फैट की बात करें हम जी तो फैट की परसेंटेज भी दुगनी या उससे ज़्यादा भैंस के दूध में है। तो हम यही कहेंगे कि किसान भाई जो हैं वो भैंस पालें, और भैंस के साथ क्योंकि सरकार की कुछ नीतियां ऐसी हैं जिसके अंदर आज सरकार गायों के ऊपर किसानों को सब्सिडी जो है वो देती है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि गाय के साथ भैंस भी पालें जी और वैल्यू एडिशन करके अपने उत्पादों को मार्केट के अंदर बेचें, जिससे किसानों को फायदा होगा। क्योंकि सब्सिडी का लाभ तो गाय से मिल रहा है, तो आप गाय की सब्सिडी का लाभ दें। वैल्यू एडिशन थोड़ा समझाएंगे, हाँ, वैल्यू एडिशन क्या है? वैल्यू एडिशन ये है कि आप अगर खाली दूध बेचते हैं जी तो दूध से आपको उतनी कीमत, उतना लाभ नहीं मिलता। जी लेकिन अगर उसका आप पनीर बनाते हैं, आप जी। उसकी खीर बनाते हैं, आप उसकी दही जमाते हैं, आप उसकी लस्सी बनाते हैं, आप उसका घी निकालते हैं, आप उसका खोया निकालते हैं, तो निश्चित रूप से इनमें किसानों को फायदा मिलेगा जी और एक स्वरोजगार का साधन भी मिलेगा। जी आप देख रहे हो सरकारी नौकरियों की तरफ जो रुझान था आज के दिन, वो युवाओं का कम हुआ है। जी क्यों कम हुआ है? क्योंकि नौकरियां ही कम बची हैं, हम्म, लेने वाले ज़्यादा होते हैं, नौकरियां कम आती हैं, तो स्वरोजगार की तरफ ध्यान युवाओं का गया है। और स्वरोजगार के लिए जो गांव से जुड़े हुए युवा हैं उनका सबसे पहले जो, क्योंकि परंपरागत काम है वो खेती बाड़ी है या पशुपालन है, तो खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए जो स्वरोजगार के साधन हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो रोज़ आपको पैसे वापस देता है वो या तो पशुपालन है या आपका मधुमक्खी पालन है। जी ये चीज़ें अपना के, मशरूम है, हॉर्टिकल्चर है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को अपनाकर युवा अपना स्वरोजगार का काम शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि पशुपालन एक बहुत उपयोगी धंधा है, लेकिन पशुपालन में रख रखाव भी एक बहुत कॉस्टली, मतलब एक बड़ा महंगा फैक्टर होता है। इस बारे में हमें बताइए कि इसको हम कैसे सस्ता और टिकाऊ बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात की आपने कि हमने ये देखना है कि एक छोटी यूनिट शुरू नहीं करनी है। अगर स्वरोजगार के लिए हमें काम करना है या फायदे के लिए काम करना है जी तो कम से कम हम 10 भैंसों की यूनिट से शुरू करें। बिल्कुल। क्या इसमें कोई नस्ल विशेष भी होनी चाहिए? हाँ, नस्लें जो है ना भैंस जी। की पूरे हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड है, जी क्योंकि जी भैंस हमारे देश की का पशु है जी और बहुत सारी नस्लें भैंसों की विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रदेशों के अंदर आज के दिन उपलब्ध हैं। लेकिन सबसे उत्तम नस्ल की जो भैंस मानी गई है वो मुर्रा नस्ल की भैंस मानी गई है। जी मुर्रा नस्ल की भैंस की पहचान ये है कि वो काले रंग की होती है, जेट ब्लैक कलर की होती है, सींग मुड़े हुए होते हैं, चेहरा हल्का होता है, आंखें चमकीली होती हैं और पीछे से भारी होती है, आगे से हल्की होती है। अगर ऊपर से देखो तो एक त्रिकोण बनाती है, साइड से देखो तो भी त्रिकोण बनाती है और पीछे से देखो तो त्रिकोण बनाती है। ये 3 त्रिकोण आपको देखनी है। और अगर ढांचा उसका थोड़ा सा चौड़ा है पीछे से तो इसका मतलब उसकी दूध उत्पादन क्षमता भी अच्छी है। तो किसान भाई मुर्रा नस्ल की भैंस पाले। दूसरा हमारा सवाल ये है कि जो डेयरी का ये काम है, इसमें इसके अलावा और क्या हम कर सकते हैं? मैंने जैसे बताया कि किसानों को फायदा तब ज़्यादा होगा डेयरी सेक्टर के अंदर जी जब वो वैल्यू एडिशन के ऊपर जाएंगे। पहली जी। बात तो ये। जी दूसरा, दूध के सिवाय हमारे पास जो दूसरे अर्निंग के सोर्स एक एनिमल से होगा वो होगा एक अच्छी नस्ल के बच्चे तैयार करें हम उससे, क्योंकि उसी से ज़्यादा जी। रेवेन्यू, उससे हमें फायदा मिलने वाला है। जी तो जो अच्छी नस्ल के बच्चे आएंगे उनको बेचकर किसान भाई ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। दूसरी जो बात है वो बात है कि उसके गोबर को हम, और आज ऑर्गेनिक का ज़माना है तो ऑर्गेनिक के ज़माने में एक जो प्राकृतिक रूप से हमारे के उपले हैं जी गोबर से हम जो है ना अलग करके जो पानी है उसको जी। अलग करके गोबर का
उसको खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उपलों को हम एनर्जी सोर्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो और मैं तो कई बार जब बात होती है तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं, किसान भाई जो ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि जी आने वाले समय में दूध तो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट तो यूरिन और उसका गोबर रहेगा। जो उसका पानी निकालते हैं वो भी लीटर में बहुत पैसों में, उसकी कीमत भी अच्छी मिलती है किसानों को। उसके साथ साथ जो उपले के बनते हैं, उपले की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहाँ कोयला हमारे देश के अंदर अब खपत बढ़ने के बाद जो स्टोर्स थे वो कम हुए हैं और उपलब्धता भी कम हुई है। तो उपलब्धता कम होने की वजह से हमें दूसरे सोर्स उस एनर्जी के लिए चाहिए। तो उसमें गोबर के जो उपले हैं, जो गोबर के रॉड बनाते हैं, आजकल ब्लॉक्स बनते हैं गोबर के, उनको कंडेंस करके उसका पानी अलग निकाल दिया जाता है, जिसको हम अपने खाद के रूप में प्रयोग करते हैं और उन लोगों को एनर्जी सोर्स के रूप में उपयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आज के दिन। दूसरा, एक जो गांव के अंदर जो वेस्ट बिखरा रहता है गोबर के, आप देखोगे हर गांव के बाहर जब भी जाते हो तो बहुत सारे ढेर गोबर के आपको दिखाई देते हैं। उन ढेरों का समाधान भी हमें यही दिखाई देता है कि भविष्य के अंदर अगर इस तरह की एंटरप्रेन्योर्स आगे आएंगे तो एक गांव की स्वच्छता का अभियान को भी ताकत मिलेगी और जो हमारी एनर्जी की समस्या है उसका भी समाधान होगा। तो किसान भाई इस तरफ भी ध्यान दें कि वो अपने पशुओं से जो गोबर है उससे ऑर्गेनिक खाद बनाएं, केचुआ खाद बनाएं, उससे एनर्जी के उपले जो एनर्जी के लिए जो उपयोग होते हैं वो बनाएं और जो पानी एक्सट्रैक्ट हुआ है उसको हम खाद के रूप में तैयार कर सकते हैं। गमले, आजकल गोबर के गमले भी बनाए जा रहे हैं ताकि उससे, मैंने तो एक वो सुना जो अपना अगरबत्ती बनाते हैं तो गोबर की से ही कुछ लोगों ने अगरबत्तियां भी तैयार की हैं। सबसे बड़ी बात केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो किसानों के लिए कर रहा है, वो जो हमारा सब्सिडाइज रेट के ऊपर जो उत्पादन है सीमन हम किसानों को जो टीके हैं वीर्य के, वो सस्ते दामों पर उपलब्ध करा रहे हैं। और बहुत सारे किसान भाई चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, यहाँ से उत्तम गुणवत्ता के जो वीर्य के टीके हैं उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करूँगा कि आज के दिन उनको ठगी के लिए बहुत सारे फेक वीर्य के टीके बाज़ार के अंदर हैं, कोई किसी नाम से बेच रहा है, कोई किसी नाम से। तो मैं प्रमाणित संस्थाओं से वीर्य के टीके, ताकि जो फेक काम जो मार्केट के अंदर आज चल रहा है किसानों को लूटने और खसोटने का, उससे वो किसान भाई बच सकें। डॉक्टर सज्जन जी, जैसे आपने बताया कि वीर्य के लिए आपसे संपर्क किया, तो क्या आप बताएंगे कि हमारे किसान भाई आपके इस अनुसंधान केंद्र में कहाँ पर और कैसे संपर्क कर सकते हैं? हमारी केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में सिरसा रोड पे है, जहाँ हम किसानों को इस तरह के वीर्य के टीके उपलब्ध कराते हैं। तो किसान भाई हमारे संस्थान में आके संपर्क कर सकते हैं और हमारे निदेशक महोदय को वो अगर संपर्क करें और तो हमारी संस्थान सस्ते दामों पर किसान भाइयों को टीके उपलब्ध कराती है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।